बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम एसी थ्रू इंडक्टर का इसका बिहेव देखेंगे। शुरू में आप उसी तरह से कंसीडर करेंगे एक सर्किट को। कंसीडर अ वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड विद एन इंडक्टर एल इन सीरीज। सोलिनॉइड या इंडक्टर जो है उसको डिफाइन कर लें। इंडक्टर इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल विच इज़ बाउंड ऑन अ थिक कॉपर कोर। जब आप एक इंडक्टर को अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो इनिशियली स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू द इंडक्टर। करंट इंक्रीज ग्रेजुअली and reaches to its maximum value. During this interval, when current is increasing from 0 to its maximum value, due to change in current, changing flux is produced in the inductor, due to which an EMF is induced in itself, which is called self-induced EMF. ये थ्योरी हम पीछे लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। 2-4 ठीक है लाइनें लिख के आपने ये रिलेशन लिख देना है। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू चेंज इन करंट इन द इंडक्टर इन इटसेल्फ। ठीक है, ये सेल्फ इंडक्शन है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। ठीक है, ये सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है। जो EMF ये इंड्यूस हुई है इसी इंडक्टर में करंट के चेंज होने की वजह से, ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है इस EMF के जो सोर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। अगर सोर्स की वोल्टेज या EMF जो है उसकी डायरेक्शन ये है, तो जो बैक EMF इसमें इंड्यूस हुई है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF भी उसे कहते हैं और बैक EMF भी कहते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। यानी अगर ये 10 वोल्ट है और वो 2 वोल्ट इंड्यूस हुई है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। 10 वोल्ट इस तरफ को, 2 वोल्ट इधर, तो 10 - 2 यानी नेट 8 वोल्ट फिर ठीक है इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू इसी की है। तो जो इंड्यूस हुई है EMF या बैक EMF जो है वो अपोज करती है इस अप्लाइड वोल्टेज को। ठीक है, वो ठीक है हमने ये इक्वल रख लिया इनको। अब यहाँ पे हमने ठीक है अपनी इसके बाद थ्योरी यहाँ तक लिखने के बाद हमने अब कर्व्स ड्रॉ करनी है। करंट और वोल्टेज के बिटवीन फेस देखना है। करंट का रिलेशन ठीक है ये आपने पीछे पढ़ लिया, I = I0 sin ωt। ये आप लिखेंगे। यहाँ से हमें करंट का टाइम के साथ डेरिवेटिव जो कि ठीक है फिर L से मल्टीप्लाई करके वोल्टेज है वो निकालेंगे। करंट का टाइम से डेरिवेटिव लें, साइन का डेरिवेटिव cos ωt है, फर्दर ωt का ओमेगा, तो ओमेगा I0 से मल्टीप्लाई होगा और मज़ीद यहाँ पे L भी है। ठीक है, वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं, L/I0 ओमेगा। ये एम्पलीट्यूड बन रहा है और cos ωt यानी cos थीटा। वोल्टेज के केस में cos थीटा हमारे पास है और करंट के केस में साइन थीटा। अब हम कर्व्स ड्रॉ करते हैं। एम्पलीट्यूड भी वोल्टेज के केस में चूँकि L भी मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा I0, तो एम्पलीट्यूड भी वोल्टेज के केस में ज़्यादा है करंट की निस्बत। पहले हम करंट की कर्व बनाते हैं, साइन थीटा वाली। ये करंट की कर्व है जो 0 से स्टार्ट होती, साइन 0 0, साइन π/2 1 होता है और फिर साइन π 0। ठीक है, ये करंट की कर्व बन गई। फिर ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाली जो है वो पोटेंशियल की कर्व है। वो cos थीटा का फंक्शन है, cos 0 पे 1। ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 यानी मैक्सिमम होती है, 0 पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड इसका। π/2 cos π/2 0 होता है चूँकि वोल्टेज 0 हो गई। इसी तरह से ठीक है ये कर्व जो है, यानी कि जब करंट की कर्व 0 है वोल्टेज मैक्सिमम, जब करंट की कर्व मैक्सिमम है वोल्टेज 0, जब करंट 0 है तो वोल्टेज मैक्सिमम, और जब करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज आप यहाँ पे 0 को रेफरेंस लाइन को मीट कर देंगे। ये कर्व इस तरह से ड्रॉ करनी है। अब हमें देखना ये है कि इसमें लीड कौन कर रहा है और लैग कौन कर रहा है।
कि अगर मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ वोल्टेज वाली कर्व को इस तरफ, तो ज़ीरो पॉइंट पे जब करंट जो है वो अभी स्टार्ट हो रहा है, वोल्टेज जो है वो π/2 एंगल पास कर चुकी है। तो हम ये कहेंगे कि इस केस में इन द इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड द करंट बाय एन एंगल π/2। ये करंट का वेक्टर है, स्मॉल बनाएंगे, मैग्नीट्यूड में वाज़ह तौर पे आपने स्मॉल शो करना है। ये वोल्टेज का है, वोल्टेज आगे है और करंट जो है वो पीछे है। ठीक है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। करंट को इस तरफ ले लें तो वोल्टेज लीड कर रही है करंट से, चूँकि वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो ये वेक्टर जो है हम ठीक है इस तरह से बड़ा बनाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में इसे ये भी कह सकते हैं कि करंट लैग्स बिहाइंड, पीछे रह रहा है वोल्टेज से बाय एन एंगल π/2। नेक्स्ट हम इसकी, अगर सर्किट में हमारे पास सिर्फ एक इंडक्टर लगा हुआ है, यानी अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज़ रिएक्टेंस, उसे डिफ़ाइन कर लेते हैं। ओमेगा एल है, ओमेगा 2πf है। इसको डिस्कस कर लें। लो फ्रिक्वेंसी पे रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर लो होगी, हाई फ्रिक्वेंसी पे रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर हाई होगी। ये चीज़ें बाकी आप खुद ठीक है रीड कर लें। पावर डेसिपेशन जो है वो प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में ज़ीरो होती है। पावर जो है वो ऑसिलेट करती है, डेसिपेशन जो है वो ज़ीरो है। पावर डेसिपेशन इन प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज़ ज़ीरो, क्योंकि पावर का हमने ये रिलेशन पढ़ा है P=VI। यहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में ना यहाँ पे cos थीटा वाला फैक्टर भी अपीयर हो जाएगा, इसको पावर फैक्टर कहते हैं। चूँकि अगर प्योरली कैपेसिटिव है या प्योरली इंडक्टिव है तो I और V 90 के एंगल पे होते हैं, cos 90 ज़ीरो, तो पावर डेसिपेशन क्या निकलेगी ज़ीरो। जबकि सिर्फ रजिस्टर के केस में दोनों पैरेलल होते हैं, करंट और वोल्टेज। पैरेलल के केस में cos 0 1, तो ये मैक्सिमम वैल्यू P=VI, ये रिलेशन हमने पढ़ा है पीछे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।